उपनिवेशवाद के दृष्टिकोण में ढकेलता है ना, उपनिवेशवाद को लेता है और उसके धीरे धीरे न केवल प्राकृतिक अपितु मानव संसाधनों के ऊपर भी नियंत्रण करता है। उसके आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सारे पक्षों पे उसके नियंत्रण कर लेता है और अपना नियंत्रण स्थापित करता है। तो बहुत सारे इसके उदाहरण रहे हैं साम्राज्यवाद फैलाने के, समय दर समय पे आए हैं। तो मैं साम्राज्यवाद से ये समझता हूँ। जी भाई। ऋषि भाई, आप इसको डिटेल में समझाना चाहोगे? जी जी, मैं यही समझाना चाहूँगा। ये भाई ने बिल्कुल सही बोला, थोड़ा सा वर्डिंग थोड़ा ये हो सकता है, लेकिन कभी कभी विद्वान जो है उस पर डिफरेंशिएट कर देते हैं कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद कोई बताता है कि एक ही है, कोई बताता है नहीं, इसमें मूलभूत अंतर है। जैसे कोई देश किसी दूसरे देश पे राजनीतिक, आर्थिक सारे चीज नियंत्रण करके पहले जो शुरुआत हुई थी, इसमें अपने साम्राज्य में मिला लेना, उसको साम्राज्यवाद माना जाता था। और किसी दूर बैठे देश के केवल आर्थिक शोषण के हित से जो नीति अपनाया जाता था, उसको उपनिवेशवाद कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में इसे अब अलग नहीं माना जाता है, बल्कि माना जाता है कि किसी देश पर किसी भी तरह से नियंत्रण करना साम्राज्यवाद है, और केवल शोषण के हिसाब से जो नीति बनाई जा रही है, उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। यही दोनों मूलभूत अंतर है। जी भाई। जैसे अगर साम्राज्यवाद की बात करें अपन, तो साम्राज्यवाद में, इंपीरियलिज्म में, कोई भी कंट्री जो ज्यादा ताकतवर है पैसे में और मिलिट्री में, वो दूसरी कमजोर कंट्री पर अपना नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो इकोनॉमिक पावर से हो, चाहे मिलिट्री पावर से हो, चाहे सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस से हो, सामाजिक जी धार्मिक इन्फ्लुएंस से हो, तो इसको साम्राज्यवाद कहते हैं। और जो उपनिवेशवाद होता है, वो साम्राज्यवाद का एक हिस्सा है। जी उपनिवेशवाद में बस यही अंतर होता है कि वहां पे फिजिकल प्रेजेंस होती है उपनिवेशवाद में, और साम्राज्यवाद कई तरीकों से हो सकता है। तो जब उपनिवेशवाद का अंत हो रहा था, जब जी यूएसए और रशिया द्वारा अर्ली ट्वेंटीज में या मिड ट्वेंटीज में उपनिवेशवाद का आलोचना की जा रही थी, उसको दबाया जा रहा था, तो असल में वो चाहते थे नव साम्राज्यवाद खड़ा करना। तो जी जी उनके बिल्कुल। उपनिवेशवाद के अंत होने के बाद यूएसए और रशिया ने अपनी अ, मानस वैचारिक मानसिकता और कई तरीकों से नव साम्राज्यवाद नव नव साम्राज्यवाद फैलाने की कोशिश करी है। जी जी ऋषि भाई। जी, तो ये देखिए मैं बताता हूँ, ये उपनिवेशवाद की जो प्रारंभिक शुरू हुई थी, तो सबसे पहले ये साम्राज्यवाद के तौर पे जब आया था, तो ये सबसे पहले व्यापार के माध्यम से शुरू हुआ। जैसे ब्रिटेन, भारत में तो बहुत बार साम्राज्यवाद आया, उसके पहले लैटिन अमेरिका, कोलंबिया वगैरह, दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र ब्रिटेन द्वारा एक्वायर कर लिया गया था, जहाँ डायरेक्ट उनका हस्तक्षेप था, वहां से संसाधन की लूट की जा रही थी। और ऐसे ऐसे करते करते ब्रिटेन की बहुत बड़ी साम्राज्यवादी सोच जो थी, बहुत दूर तक फैल गई थी। ब्रिटेन की न जाने बहुत सारे उपनिवेश स्थापित हो चुके थे, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन जब 1770 के दशक और 80 के दशक में जब अ, अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ, तो उनसे उनको धक्का लगा ब्रिटेन को, कि उन्होंने एक शब्द दिया था कि ये पके हुए फल की तरह है, कि जब तक नहीं पके हैं तब तक पेड़ में लटके हैं, जैसे पकते हैं नीचे उतर जाते हैं। तो उनका मोह भंग हो गया और उपनिवेशवाद से थोड़ा सा वो दूर हटे। ठीक है। लेकिन फिर जब फ्रांस की साम्राज्यवादी और जर्मनी की साम्राज्यवादी जब सोच हुई, और सबसे बड़ी बात, दूसरी जो नव साम्राज्यवादी जब आने के लिए आ रही थी, उसका सबसे मूल कारण था औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जब हुई तब बाजार की जरूरत पड़ी। अमेरिका भी स्वतंत्र हो चुका था, वो भी औद्योगिकरण की तरफ बढ़ रहा था, वो भी अपने कुछ बाजार की खोज रहा था। अब ब्रिटेन भी औद्योगिकरण में आगे बढ़ चुका था और बाजार के लिए खोज चुका था। फिर से प्रथम विश्व युद्ध के बाद से जो ये नीति चली, तो नौ साम्राज्यवाद की ये नीति चली प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही। लेकिन क्या हुआ, जब द्वितीय विश्व युद्ध जब आया,
तो उस समय तक अमेरिका एक उच्च स्तरीय क्या बोलते हैं उसको, औद्योगिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था। इधर रसिया भी एक उभर रहा था अपने क्षेत्र में समाजवाद को लेकर। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुई, जब यूरोपीय जो शक्ति थी ब्रिटेन वगैरह, उनकी जब आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, तब अमेरिका जैसे देशों ने नौ साम्राज्यवाद को चलाने के लिए एक नया नीति अपनाया। उन्होंने पहले ही वो खुद उपनिवेश थे, लेकिन उन्हीं के आड़ में कि हम भी उपनिवेश हैं, हम लोगों के दर्द समझते हैं, इसलिए उपनिवेश नहीं रहना चाहिए, इसकी बातें कहकर ब्रिटेन से अटलांटिक चार्टर के नाम पर सारे उपनिवेश को स्वतंत्र कराए। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो सारे तो यूरोपीय शक्ति कमजोर पड़ चुके थे, लेकिन रसिया और अमेरिका दो महाशक्ति के रूप में उभरे हैं, और इनकी आपसी विचारधारा की टकराव और बाजार की जरूरत के हिसाब से इन लोगों ने बहुत सारे, जैसे वर्सेट बनाया तो नाटो बनाया, तो यूएनओ की गठन हुई, डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ, जिसको पहले गैट के नाम से जाना जाता था, फिर वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई, आईएमएफ की स्थापना हुई। इन सभी के माध्यम से ये बाजार को एक्वायर करने के लिए एक ऐसी नीति, क्योंकि अब प्रत्यक्ष रूप से किसी पर नियंत्रण स्थापित करना संभव नहीं था, तो इसी के आड़ में उन्होंने नए नए संस्था बनाया, और उस संस्था के माध्यम से दूसरे देशों पे, कमजोर देशों पे अप्रत्यक्ष तरीके से तो उसकी बाजार को अपने हित के अनुकूल ढालना चाहा, वहां पर अपनी सरकार स्थापित करने का प्रयास की। यही है नौ साम्राज्यवाद। जी भाई, तो जितने भी अभी उपस्थित हैं, उनमें से अगर किसी का कोई प्रश्न हो या कोई डाउट हो, तो आप ऋषि भाई से या हमसे पूछ लीजिए कि नव साम्राज्यवाद, कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म, न्यू इंपीरियलिज्म क्या होता है। अगर इसके लिए कोई डाउट हो आपका तो पूछ लीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो अगर आपको समझ में आ गया है कि साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म और न्यू इंपीरियलिज्म क्या होता है, तो मेरा प्रश्न ये था कि एक क्या ये जो न्यू इंपीरियल, हाँ जी कृष्णा भाई। मतलब नौ साम्राज्यवाद का होता है। साम्राज्यवाद मतलब वो हो गया कि साम्राज्यवाद हो गया एक ठो समाजवाद, मतलब कहिए उसको साम्राज्यवाद हो गया, मैं समझा। कैपिटलिज्म हो गया, मतलब कि हम्म, जी पूंजीवाद। जी। तो नौ साम्राज्यवाद मतलब क्या होता है? टाइम का डिफरेंस देखिए, है बस। नहीं नहीं, अच्छा, टाइम मतलब जो डिफरेंस अभी है, और नहीं 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 नहीं, साम्राज्यवाद का स्टार्ट हुआ था, मूलभूत जो चीज वही ना बोल रहे हैं आप, काची का दोस्तों, कार्ल मार्क्स द्वारा। वो मतलब उसका जो समाजवाद है, थीसिस। वो साम्राज्य, अरे भैया कहाँ, समाजवाद और अच्छा, साम्राज्यवाद। हाँ उपनिवेशवाद आप बोल रहे हो। हाँ, उपनिवेशवाद जो नीति अपनाई जाती है ना, जैसे भारत के रूप में, जैसे ब्रिटेन द्वारा जब नीति अपनाई जा रही थी शोषण के क्रम में, उसको हाँ, उपनिवेशवाद का नाम देते हैं। अब एक जो सबसे बड़ी सोच होती है ना, किसी भी देश पे नियंत्रण कर लेना, हम भारत पे नियंत्रण कर लेंगे, हम अफ्रीका को लूट लेंगे, हम लूटने के लिए नीति बना रहे हैं, तो ये जो सोच अच्छा, होती है, जो दृष्टिकोण होती है, ये इसको साम्राज्यवाद कहते हैं। समझ गए उसका ना। मार्केट ओपन जैसे करा कि के अपना फ्लो अब कराना वो तो दूसरी मार्केट बात होगी, मैं पहले ये डिफिनेशन बता रहा हूँ इसका। जैसे भारत सोचे कि पूरा खंड भारत मेरा होना चाहिए, पूरा सेंट्रल एशिया मेरा होना चाहिए, मैं नेपाल को भी अपने मिलाऊंगा, बांग्लादेश को भी मिलाऊंगा, ये होती है साम्राज्यवादी सोच। ठीक है ना। जो जैसे कि कोई अगर नेपाल में हम ऐसी प्रकार के सरकार थोड़ा अपना हिंट देकर, कुछ चढ़ा बढ़ाकर, कुछ पैसा उसे देकर, उसकी जो नीति अपने ढंग से प्रेरित करने लगे कि जो हम चाहे वही नेपाल करे, तो ये उपनिवेशवादी सोच होती है हमारा, उसको मैंने हम उपनिवेश बना लिए हैं। तो पहले अच्छा, और इस वक्त में क्या हाँ भैया साम्राज्यवाद बोल सम्राट। रहे हो जी जी आप। हमको सम्राट। लग रहा है समाजवाद बोल रहे हो आप। अरे तो भैया, तो आपने क्वेश्चन 2 दिन से नहीं पढ़ा था क्या? हम्म। हाँ, ना हम देखे थे। तो फिर सब कैसे आप समझिए कि समाजवाद पर चर्चा हो जाएगी, जब साम्राज्यवाद चलिए, पे जब दिया गया था तो। कोई बात नहीं। चलिए, तो अगला प्रश्न जो मेरा था, जी ऋषु भाई आप एक बार में क्लियर कर दीजिए। मेरे को लग रहा था कि साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद में सिर्फ समय का अंतर है, तो आप बता दीजिए नहीं नहीं नहीं। क्या अंतर है मूलभूत। हाँ, देखिए, पुराना जो साम्राज्यवाद था, वो वाणिज्यिक पूंजीवाद से प्रेरित था। उसमें क्या था कि किसी देश पर नियंत्रण कर लिए, और वहीं का रकम अपना लेकर, जैसे भारत में, जैसे सीधे से एग्जांपल समझिए, उन्होंने भारत पे प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण करके धन लूट के
पैसा लेके वहीं से रकम से वहीं से सामान खरीद के और फिर विदेश भेजते थे। एक प्रत्यक्ष नियंत्रण था ना, ये था उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद जो पुरानी थी। नए में क्या था कि नए में अब डायरेक्ट आप ऐसा कोई देश बता दीजिए डायरेक्ट विदेश हमारे देश में आता है, नहीं आ पाता है। पाकिस्तान में डायरेक्ट आता है, नहीं आ पाता है। तो पुराने में क्या था, डायरेक्ट प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लेना। और नए में क्या है कि अप्रत्यक्ष तरीके से, जैसे हमने कोई यूनाइटेड नेशन बना दिया, ठीक है, और उस हिसाब से उसकी नीति तय करना। जैसे अमेरिका, नौ साम्राज्यवाद का उदाहरण है अमेरिका। जैसे वियतनाम देख लीजिए, अमेरिका पाकिस्तान को देख लीजिए। पाकिस्तान, अगर अमेरिका जो चाहे वो करेगा, ठीक है, जो चाहे जैसे बोले वैसे ही करेगा। चीन को देखिए, चीन द्वारा पाकिस्तान पे देखिए, डायरेक्ट नियंत्रण, डायरेक्ट नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है। उसकी नीति अप्रत्यक्ष तरीके से की गई है, पैसे देकर, कुछ बंदूक हथियार देकर उसकी नीति तय करना। पुराने में क्या था कि डायरेक्ट हम नियंत्रण करके उसकी पैसा लेकर अपना जो चाहे करें। अब वर्तमान में है कि हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये प्रजातंत्र की युग है, तो इसमें अप्रत्यक्ष तरीके से हम नीति अपनाएंगे, इसमें हम डायरेक्ट नहीं घुसेंगे कहीं, लेकिन जो हम चाहेंगे घर बैठे बैठे उसकी नीति तय कर देंगे। ये है नौ साम्राज्यवाद। जी भाई, तो इसके आधार पर ही मैं अगला प्रश्न पूछना चाहता हूँ जी कि जो संप्रभुता है और जो नव साम्राज्यवाद का जो दौर है, न्यू इंपीरियलिज्म का, तो जी उसमें क्या संप्रभुता मायने रख रही है, या उसका, या फिर वो सिर्फ एक नाम की रह गई? जी जी, कोई जी ठीक भाई। है, समझ गए। कोई और बताना चाहे तो बताइए, नहीं तो अगर नहीं बता पाते हम एक मिनट में बताते हैं फिर। कोई है? जी कृष्णा भाई, अवंतिका जी, अतुल साहू जी, जैसे आपने समझा कि नव साम्राज्यवाद क्या होता है, तो आपको क्या लगता है संप्रभुता का मतलब होता है कि भी आपको बाह्य रूप से व आंतरिक रूप से कोई दबाव ना हो किसी पॉलिसी बनाने के लिए, कोई नीति बनाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इस नव साम्राज्यवाद के युग में संप्रभुता सिर्फ नाम की रह गई क्या? जी कृष्णा भाई, अतुल भाई, अवंतिका जी। छोड़िए, ही नहीं बताएंगे, शायद मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जी भाई। सब पुराने उपनिवेशवाद में क्या था कि पहले लोकतंत्र तो था नहीं, और कोई मीडिया वगैरह चाहे या फिर कोई भी ऐसा देश नहीं था जो किसी को रोक सके। एक अकलौता यूरोपीय जो शक्ति थी, वो विभिन्न, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में इन सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे फ्रांस ने भारत पे ये कर लिया, यूरोपीय पुर्तगालिया है, फिर अंग्रेज है, डच है, तो ये सब पढ़े होंगे, इतना समझ तो होगा। तो वो लोग डायरेक्ट किसी क्षेत्र पर नियंत्रण करके भारत में वो शासन कर रहे थे और पैसे लेके जा रहे थे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जब नक्सलवाद बोल रहे हैं, नस्लवाद और ये प्रजातंत्र के युग में जब बात उठी, अमेरिका ने इसका खड़ा विरोध किया कि ये प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है, इसको छोड़िए, इसको उपनिवेश नहीं रहना चाहिए, सारे चीजों को स्वतंत्र कीजिए। ये भी एक कारण था कि भारत इससे आजाद हुआ। तो जब ये ब्रिटेन वगैरह कमजोर पड़ गई, तो उनको उपनिवेश को स्वतंत्र करना इजी हो ही गया, तो उपनिवेश को स्वतंत्र करना ही पड़ेगा। जैसे ही उपनिवेश स्वतंत्र हुई, तो उस समय तक आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि दो महाशक्ति के रूप में क्या बोल, रसिया, रूस, यूएसएसआर था उस वक्त, और अमेरिका, ये दोनों तेजी से उभरे और पूंजीवाद और समाजवाद के बीच लड़ाई होने लगी और शीत युद्ध शुरू हो गया। तो इस शीत युद्ध में किसी देश पे प्रत्यक्ष नियंत्रण शुरू में था, लेकिन हर देश पे प्रत्यक्ष नियंत्रण करना संभव नहीं था। तो किसी न किसी माध्यम से अपने हित के लिए, अपने बाजार एक्वायर करने के लिए, क्योंकि औद्योगिकरण के रूप में अमेरिका बहुत आगे चला गया था, तो बाजार नियंत्रण के चक्कर में उन्होंने बहुत देशों पे अपना नियंत्रण करना चाहा। तो इसके लिए वो क्या करते थे कि किसी, जैसे नाटो का पहले उन्होंने थी बनाया, समाजवाद की रूप देखते हुए नाटो एक संस्था बनाई, जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था लेकर। तो उसके माध्यम से क्या करते थे कि नाटो में जो जो सदस्य शामिल होगा, तीसरा कोई सदस्य देश उस पे आक्रमण करेगा, तो सारे देश मिलकर उस पर आक्रमण करेंगे। ये मूलभूत चीज था कि समाजवाद ना फैले। तो सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत की नीति शुरू से रही है जो संप्रभुता को अपने हाथ में ही रखना चाहिए। जैसे 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 ही देश मेरा स्वतंत्र हुआ, तो भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। आप लोगों ने पढ़ा होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन, कि वास्तव में आखिर ये था क्या, कि हम किसी भी गुट के साथ नहीं जुड़ेंगे। क्यों? कि जहां हम एक गुट के साथ जुड़े, तो उस गुट की जो महाशक्ति है, जैसे हमने यूएसए से जुड़ जाते हैं उस गुट से,
तो यूएसए जो कहता वो मुझे करना पड़ता। जैसे हम नाटो में शामिल हो जाते हैं, ठीक है, नाटो में शामिल हो गए। अब क्या करता रसिया किसी देश पर, जैसे कि पाकिस्तान पर हमला करता रसिया, तो पाकिस्तान पे हमला करता तो अमेरिका कहता कि इसको यूएसएसआर पे हमला करना जरूरी है, तो भारत के लिए आवश्यक होता कि भारत भी उस देश में जाए। तो भारत अगर नाटो में शामिल होता तो भारत को भी इस देश पर आक्रमण करना पड़ता, इस संप्रभुता पर सीधे चोट हो जाती कि हम कैसे ये संप्रभुता पर आक्रमण सीधे हो जाती, क्योंकि हम दूसरे देश के कहने पर हम क्यों आक्रमण करें किस तीसरे पर। तो भारत शुरू से ही नीति अपनाई तो हमको किसी भी गुट में शामिल है, संप्रभुता को बचा के रखेंगे हम, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे करते करते भारत ने अपनी नीति को बनाया, लेकिन कभी भी किसी देश से प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं हो पाए। भारत की एक उपलब्धि ये रही है। लेकिन क्या करेंगे, जैसे पूंजीवाद जब सफल होते गया अमेरिका, तो इससे हम लोग अछूता नहीं रह पाए, क्योंकि आप 1991 में जब हम हमारे देश की अर्थव्यवस्था जब खराब हो चुकी थी, तो हमने आईएमएफ से लोन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया। तो आईएमएफ का भी एक चुनौती था कि नहीं, उसका एक रिक्वेस्ट था कि नहीं, ऐसे पैसा नहीं मिलेगा, आपको अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी पड़ेगी। तो हमने अर्थव्यवस्था क्यों खोला, इसके और कारण हो सकते हैं, लेकिन इससे सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी हो सकता है कि हमें लोन की जरूरत थी, और आईएमएफ ने कहा कि अपनी अर्थव्यवस्था खोलिए, तो हम लोगों ने अपनाया ये उदारीकरण की चीज। तो ये हम लोगों की संप्रभुता पर सीधे चोट दर्शाती है, क्योंकि दूसरे से हम नियंत्रित हो चुके ना, हम अपना जब चाहते तब खोलते, ये दूसरे से नियंत्रित हो चुके। तो भूमंडलीकरण ने हमको संप्रभुता से चुनौती उत्पन्न करा दिया, तो इससे हम हो गई। लेकिन वर्तमान में देखें तो भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, लेकिन इसकी बहुत सारी ऐसी भारत की कार्य है जो दर्शाती है कि भारत की संप्रभुता पर चोट नहीं हो रही है। क्योंकि डब्ल्यूटीओ के माध्यम से देखिए कि डब्ल्यूटीओ द्वारा वो सब क्या कहते हैं उसको बॉक्स बनाया गया कि हम बताएंगे कि कौन से सब्सिडी कितना देना है, कितने परसेंट में देना है, लेकिन भारत इसको नहीं मानता है। भारत के कहने पर उसको रद्द कर दिया गया कि आप 10% नहीं 10% से ज्यादा दे सकते हैं। तो भारत की जीत हुई, दूसरों से नियंत्रण नहीं हो पाया। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर, जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन होती है, तो विकसित देशों अमेरिका जैसे देशों ने कहा नहीं, सबको बराबर का हिस्सा लेना चाहिए कि कार्बन कितना उत्सर्जन करना है। भारत इस पर भी नहीं माना, भारत का नहीं, जो देश पहले से कार्बन उत्सर्जन करते आ रहे हैं उनको ज्यादा भुगतना पड़ेगा, तो वो अपनी कटौती ज्यादा करे, बल्कि हम ज्यादा करें। हम अभी उतना क्योंकि हमारे देश अभी भी कोयला से चलता है, हम कोयला कभी कम नहीं कर सकते, कोयला कम करेंगे तो हमारी सुरक्षा गिर जाएगी। तो जहां तक देखें कि जितनी भी नीति है भारत की, वो स्वयं से है, वो दूसरे से नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। तो भारत में अभी तो फिलहाल हम ऐसा देख रहे हैं कि संप्रभुता पर चोट नहीं हो पा रही है। जी भाई, आपने बताया कि जैसे भारत है वो अपनी संप्रभुता को बरकरार रखने में सक्षम है, पर जी जो भारत के पड़ोसी देश हैं, हो सकता है उनकी संप्रभुता में इस दौर में चोट पहुंच रही है। जी जी बिल्कुल पहुंच चुकी है। तो शायद अपन उस पे भी बात कर सकते हैं अभी, पर फिर मैं सोचता हूँ कि नए प्रश्न पे चलते हैं अपन। तो ठीक है। भाई मेरा नया प्रश्न ये था कि ये जो नव साम्राज्यवाद फैल रहा है, न्यू इम्पीरियलिज्म, इसके जी कारण या कॉजेस क्या है, और जो भी कारण है इस नव साम्राज्यवाद को फैलाने के सोर्सेस क्या है, तरीके क्या है, स्रोत क्या है, ये दोनों क्वेश्चन है मेरे भाई। कोई है? जी भाई, अपन ही है बस। ठीक है। इन्वेस्टमेंट की जरूरी और सबसे पहले जी बताइए कृष्णा जी। इन्वेस्टमेंट की जरूरी और इन्वेस्टमेंट, अगर मतलब आपके देश में आपको चाहिए विकास करने के लिए कर्ज, आज जो आपको कर्ज दे रहे हैं वो आप पे थी कर जी सकता है, अगर आपका मतलब कोई भी नॉर्मली। जी जी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पहले से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि हर देश की स्थिति सही नहीं थी। जैसे कि जब 1947-50 के दौर में जब बहुत सारे देश आजाद हो रहे थे, तो उनकी स्थिति नीचे थी, और बहुत सारे महाशक्तिशाली जो देश था अमेरिका या उन्होंने वो शक्तिशाली थे, तो उनके द्वारा उस वक्त एक ऐसा नीति अपना दिया गया, उस नीति में आज सब कुछ ढल ढल चुके हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज डॉलर डिप्लोमेसी शुरू हुआ, जो डॉलर के माध्यम से सारे देशों की करेंसी को समायोजित कर लिया गया उस वक्त, आज तक वो चलती आ रही है। तो आज भी कोई देश अगर अछूता रहना चाहे कि हम डॉलर को नहीं मानते हैं, तो उस देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। इसलिए वो उससे अछूता नहीं हो सकता है वो भूमंडलीकरण
और सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम है भूमंडलीकरण, कि भूमंडलीकरण अगर हो गया है तो इसको रोकना आसान नहीं है। क्योंकि भूमंडलीकरण में ये होता है कि सारे देश एक दूसरे पे आयात निर्यात चाहे जितने भी चीज हो, सारे एक दूसरे पे निर्भर है। तो निर्भर तो है, एक से निर्भर हो गए। अब निर्भरता को लेकर कौन सा देश कितना शक्तिशाली है, किसने अपने अपने को मजबूत बनाया है, तो अमेरिका जैसे देश है, रसिया जैसे देश है, तो उन्होंने अपनी निर्भरता बनाई रखी है। तो जो गरीब राष्ट्र है उनको पैसे की जरूरत है, तो आखिर वो पैसे मिलेगी कैसे? अगर मान लीजिए भारत अपने रुपये में पैसा देना चाहे तो उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनको डॉलर में ही पैसा चाहिए। तो जहां डॉलर में हम पैसा देंगे तो सीधे अमेरिका जैसे देशों की अहमियत उभर के आ जाएगी। तो ये एक शुरू से ही जो स्रोत अपना लिया गया, डॉलर डिप्लोमेसी की शुरुआत हो गया, डॉलर से समायोजन हो गया, इससे अछूता कोई नहीं रह सकता। पैसा चाहिए तो डॉलर में। इसलिए अब किसी भी देश को अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो उसको IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास डॉलर के माध्यम से ही हो सकता है। तो यही एक स्रोत है कि ये इन लोगों की और ज्यादा ये बढ़ती जा रही है, नव साम्राज्यवाद जी की बढ़ती जा रही है। हाँ जी भाई, पर इसके मूलभूत कारण क्या आपको लगते हैं? जैसे मेरे को लगता है कि देखो, एक तो कि जो देश है वो आर्थिक रूप से और सक्षम होना चाहता है, या फिर क्या बोलते हैं उसको, सत्ता का एक लालच है, वो चाहता है कि जो एक वर्ल्ड है, ग्लोबल वर्ल्ड में उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो बाकी देशों पर बरकरार रहे, उसकी जो इज्जत है, उसका जो फेम है वो बरकरार रहे। हो सकता है कि वो सिक्योरिटी पर्पज से भी चाहता हो अपना साम्राज्यवाद फैलाना, कि जी जी कोई देश खड़ा ना हो जाए उसके सामने जो उसको हम्म। चुनौती दे सके किसी भी मामले में। तो ऐसे इसके कारण क्या क्या लगते हैं भाई आपको? क्यों लोग नव साम्राज्यवाद की तरफ जाने की कोशिश करते हैं? मतलब साम्राज्यवाद फैलाने की कोशिश क्यों करते हैं देश? वो साम्राज्यवाद फैलाने की जो साम्राज्यवादी जो सोच वाले जो देश हैं, बड़े बड़े जो अमेरिका, रसिया वगैरह, तो इस साम्राज्य फैलाने की सबसे इनकी मूल चाइना। चीज है हम, हाँ चाइना वगैरह, मैं मतलब एक दो नाम ले रहा हूँ। तो इनकी सबसे बड़ी चीज है कि हम महाशक्ति के रूप में उभरे। कोई भी देश नहीं चाहता है कि हम अपने समानांतर में सबको रखें। जैसे चाइना में लोकतंत्र के माध्यम से हो जाए, वो चाहे कि कोई दिक्कत नहीं है भारत से, तो हम भारत से हर चीज आदान प्रदान कर सकते हैं, बराबरी के स्तर पर आ सकते हैं। नहीं, कोई भी देश नहीं चाहता हम बराबरी के स्तर पे आए। सबसे मूल चीज है कि हम महाशक्ति के रूप में उभरे, आर्थिक शक्तिशाली के रूप में हम ही एक देश रहे। और दूसरी बात है विचारधारा को अपनी फैलाना। जैसे कि हम चाहते हैं समाजवाद फैलाना, तो हम समाजवाद फैला के रहेंगे। उसके बाद से सिक्योरिटी पर्पस आ जा रहा है कि अमेरिका हमसे ज्यादा मजबूत है तो हम उससे ज्यादा मजबूत कैसे हो सकते हैं। तो विभिन्न सारे देशों को अपने अपने अंदर में लाकर हम उससे ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। तो ये साम्राज्यवादी सोच को और बढ़ावा दे रही है कि ज्यादा से ज्यादा देश अक्वायर करो, तब जाके हम बड़े बड़े महाशक्ति के रूप में और उभर सकते हैं। तो दो चीज ये मतलब हो गई कि आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना और अपनी को शक्ति सिक्योरिटी के माध्यम से और शक्तिशाली होना। इसी जैसे के भाई माध्यम से वो फैला रिलीजन को भी इसमें बहुत बड़ा फैक्टर अपन मान सकते हैं। जैसे जी ईसाई धर्म और इस्लामिक धर्म, दोनों में अपने देखा जी है कि इनकी नीतियां साम्राज्यवाद की रही हैं। जैसे इस्लामिक धर्म जी में आज अपन देखते हैं कि कितने सारे देश इस्लामिक धर्म को अपना रखा है। ईसाई धर्म भी अपन देखते हैं कई देशों ने ईसाई धर्म को अपना रखा है। तो धर्म भी एक फैक्टर हो सकता है इसमें। जी जी बिल्कुल हो सकता है। लेकिन तो अल्टीमेटली मतलब यही चाहते हैं कि जो उनका इन्फ्लुएंस है, अगर जी मानसिकता सभी की एक जैसी रहेगी, तो जो उस मानसिकता को कंट्रोल करने वाला है, जो मानसिकता को बताने वाला है, उसकी सत्ता बरकरार रहेगी। तो सत्ता के हित में भी लोग साम्राज्यवाद फैलाने की कोशिश करते हैं। जी मतलब कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपने सांस्कृतिक बताया, धार्मिक बताया, जितने भी चीजें हैं। लेकिन इस सारे भी फैक्ट सही नहीं है। लेकिन सबसे मूलभूत इसके अंदर है आर्थिक हित, कि जो देश जितना आर्थिक में सक्षम होगा, वो देश उतना ही ज्यादा हथियार में सक्षम होगा, वो देश उतना ही दूसरे देश पे राज कर सकेगा, उसका ही इन्फ्लुएंस होगा। जैसे ये चीजें होंगी तो उसकी जो विचारधारा है वो फैलेगी, उसकी जो धार्मिक चीजें हैं वो फैलेगी, उसकी जो जी भाई। सांस्कृतिक चीज है वो फैलेगी। हाँ, हम्म। यही सोच है सबसे। तो फिर अपन अगले प्रश्न पे आ जाते हैं जिस पे आप बात कर रहे थे, कि क्या क्या स्रोत हैं और क्या क्या स्रोत डेवलप हो रहे हैं आगे बढ़ते समय के साथ। जी
ठीक है, कोई है बताएगा? कृष्णा भाई। जी कृष्णा भाई, अतुल भाई, रॉकस्टार जी, जो भी आपके मन में आ रहा है वो आप बताइए। देखिए, जी कृष्णा भाई। मैं कृष्णा भाई नहीं बोल रहे हैं कि इसकी मतलब जितने स्रोत देखें तो पता नहीं मैं समझ पाया हूँ कि नहीं क्वेश्चन, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है इसकी स्रोतें हैं ये संस्थाएं, कि संस्थाएं के माध्यम से ये अपना चीज फैलाना चाहते हैं। चाहे यूएनओ, जैसे यूएनओ को मैं एक उदाहरण के तौर पर ले लेता हूँ। तो जैसे भारत और कश्मीर, पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर की बात चली थी, तो नेहरू जी ने उसको यूएनओ में लेके गया। तो वहां एक ऐसा नहीं देखा गया कि दोनों देश के बारे में समानता के स्थापित किया जाए। उसने अपना नियंत्रण स्थापित करा के एक ऐसा नीति बना दिया कि भारत आज भी उससे भुगत रहा है। भारत अगर यूएनए नहीं, मतलब ये सब नहीं रहता संस्था, तो भारत जिस चीज के पास जितना ताकत होती वो क्षेत्र अपना अपना लेता। भारत जितना चाहता उतना ले लेता। तो ये जो संस्थाएं के माध्यम से जो रोक टोक है यही सबसे मेन चीज है। चाहे वो नाटो हो, नाटो के माध्यम से फैलाना, या फिर जितने भी आईएमएफ हो, आईएमएफ के माध्यम से फैलाना, डब्ल्यूटीओ के माध्यम से फैलाना, यही स्रोत है सारे जितने भी संस्थाएं हैं। इन्हीं के माध्यम से नौ साम्राज्यवाद को और बढ़ावा मिल रहा है। जी भाई, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कहीं हद तक, कि जो ये जी संस्थाएं हैं, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन हो गया, या फिर क्या बोलते हैं हाँ डब्ल्यूटीओ हो गया, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू एच ओ हो गया, यूएन जी सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, यूएन हो गया, तो ये सब जी अल्टीमेटली अपन अगर देखें तो वेस्ट की तरफ अपना झुकाव थोड़ा बहुत रखते हैं, जिसमें बिल्कुल। प्रमुख जो इन्फ्लुएंस है वो अपन यूएसए का मान जी सकते हैं। तो वैसे हो जी सकता है कि ये एक जरिया हो, और शायद है भी, जी कि बाकी जो हाँ कमजोर देश हैं या जो डेवलपिंग नेशंस है उन पे अपना नियंत्रण स्थापित करने का, उनकी पॉलिसीज को अपने हिसाब से बदलवाने का या फिर बनवाने का एक स्रोत हो सकता है ये जो संस्था है। जी जी। जैसे कि हम अ, इससे भी बता सकते हैं कि जैसे भारत ने अभी जो क्या बोलते बताते हैं इसको, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा, कि जैसे कि डब्ल्यूटीओ की हम उदाहरण ले लेते हैं। तो हम्म। अमेरिका का शुरू से रहा है कि नहीं, आयात में मेरा ज्यादा ये इन्फ्लुएंस रहे, कोई दूसरा देश हस्तक्षेप ना करे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि को बढ़ावा देकर बहुत सारे देश पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है व्यापार के माध्यम से, ना कि। तो डब्ल्यूटीओ कभी भी खासियत रही है कि वो सब्सिडी को रोकना चाहे, भारत को बार बार दिखाता है कि भारत सब जरूरत से ज्यादा सब्सिडी दे रहा है। जबकि भारत दिखाना चाह रहा है कि नहीं, हमारे देश में अभी भी खाद्यान्न की कमी है, फूड सिक्योरिटी की समस्या बनी हुई है। तो हम इसलिए देते हैं कि जो निर्धन लोग हैं उनको खाद्य प्राप्त हो सके। हम ना कि दे रहे हैं कि हम विकृत बाजार को विकृत करने के माध्यम के लिए हम नहीं दे रहे हैं कि हम सब्सिडी दे दें और मक्का बहुत ज्यादा चाहे गेहूं बहुत ज्यादा उत्पादन कर दें और पूरे देश में अपना व्यापार फैला लें, इसके लिए नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका नहीं मानता है, वो चाहता है कि नहीं, अगर ऐसा होता है तो भारत का विभिन्न सारे देशों में इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जिससे प्रॉब्लम होगी। तो वो रोकना, हमेशा रोकना चाहता है। अब जैसे भारत ने 370 हटाया, तो आपको मालूम होगा कि इसने अमेरिका ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस करने की कोशिश की। ये सब दर्शाता है कि उस भारत की संप्रभुता पर चोट पहुंचाने की कोशिश है, जबकि 370 तो भारत का आंतरिक मामला है। तो इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों केस करें, ये सबसे मेन है। अब तीसरी बात, जलवायु को लेकर, कि भारत जब भी चाहता है कि हम जलवायु को एक नियंत्रण, एक सक्षम बनाएं, कि कैसे देश को जलवायु से राहत दिलाई जा सकती है, इसके लिए भारत समानता के अधिकार पर बात करता है। कि समानता ऐसा होना चाहिए कि जो देश जितना ज्यादा उत्पादन किया है, पहले जितना ज्यादा कार्बन फैलाया है, उसको उतना ही भुगतना पड़ेगा। हेलो। और जो विकसित देश है उनको फंड में जमा करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग फंड, अमेरिका फंड देने से पीछे हट जाता है। तो ये दिखाता है कि अमेरिका ही सबसे अभी भारत के लिए वर्तमान में चुनौती बन के उभर रहा है, और चाइना, कि जो हर क्षेत्र में भारत को रोक वॉइस रहे नहीं हैं। आ रही और है। हाँ जी, रॉकस्टार जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अच्छा, तो ऋषु भाई, जहाँ तक मेरा एक डाउट है, आप क्लियर जी करना। जी मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो लोकतंत्र व्यवस्था है, ये जो डेमोक्रेसी है, ये भी एक वेस्टर्न टूर है। पहले एक बार रॉकस्टार जी की बात सुन लेते हैं। जी रॉकस्टार जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ जी, अब वॉइस नहीं आ रही थी अभी इनको। अब आ रही है आपकी बोलिए। आवाज। जी जी, ओके।
कंटिन्यू कीजिए आप। कुछ हाँ, तो मैं ऐसे बोल रहा था भाई जी जी, जो ये डेमोक्रेसी है जी ये भी एक वेस्टर्न टूल है जी जिसके थ्रू अगर अगर वो सब ज्यादा कंट्रीज में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने में सक्षम हो जाते हैं तो डेमोक्रेसी जी के कारण वो बाकी देशों में अपनी नीतियों को प्रभावित करवाने में एक रोल निभा सकते हैं। कहने का मतलब आप समझ रहे हो भाई मैं क्या करना चाह रहा हूँ। जी जी, समझ गया समझ गया। तो आपको तो क्या लगता है भाई मैं सही सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ कि डेमोक्रेसी एक टूल है क्या वेस्टर्न वर्ल्ड का दूसरे देशों में जी इन्फ्लुएंस पैदा करने का। जी जी बिल्कुल है। बिल्कुल। ये पूरी तरीके से ये मैं ये नहीं कर सकता कि ये है, क्योंकि इसके विकल्प के रूप में कोई और चीज नहीं देखा जा सकता है। ठीक है ना? अगर विकल्प के रूप में कोई दूसरा उदाहरण होता है, जैसे समाजवाद को लेकर हम चले, तो समाजवाद में कोई लोकतंत्र के माध्यम से शासक नहीं बनता है, बल्कि एक ऐसा जो सक्षम, उसने बताया था, जो सक्षम है वो शासक बनने के लिए तैयार है। अब सक्षम तो कोई भी हो सकता है, उसके नाम पे पता नहीं कितने क्या बोलते हैं उसको, अरे यार भूल रहा हूँ, मार्क्स के नाम पे इतने लोग बन गए शासक, तो वो हथियार के रूप में काम, वो लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में है ही नहीं कभी भी विकल्प के रूप में। तो लोकतंत्र जब आया, तो लोकतंत्र की सबसे मूल भावना क्या थी? पूंजीवाद को बढ़ावा देना। तो पूंजीवाद को जैसे कोई भी देश बढ़ावा देगा, वो लोकतंत्र पे अपना कब्जा कर ही लेगा। जैसे आज भी अपने देश में देखिए, तो जो देश जैसे जियो के माध्यम से, जो जियो किसका है? तो किसी एक पार्टिकुलर पूंजीवादी लोगों का ही है। तो इनके माध्यम से हम कितने भी लोगों को मानसिक चीज बदल सकते हैं। तो हम जिस क्षेत्र पर पूंजीवादी जहां भी मजबूत है, उसको हम हाथ मजबूत करके हम लोकतंत्र को अपने अंदर अपने अनुकूल बदल सकते हैं। अमेरिका जैसे देशों ने बहुत सारे किया। कभी भी अमेरिका ने समाजवाद अपनाया नहीं, डायरेक्ट जाके शासन नहीं किया, बल्कि लोकतंत्र को एक टूल के रूप में वहां आंतरिक हस्तक्षेप करके, एक केवल उदाहरण देके कि लोग आपसे कब्जा करने आ रहे हैं, समाजवाद आपका सब कुछ छीन लेगा, पूंजीवाद को डरा धमका कर वहां पे एक ऐसे शासन स्थापित कर लिया, जो आज भी चले आ रही है। वियतनाम देख ले, चाहे भी हम थाईलैंड के साइड में देख ले, वर्मा में देख ले, सारे भी चीज ये लोकतंत्र को एक हथियार बनाकर शासन करने जा रहे हैं। जी भाई, जो डेवलपिंग नेशंस या जो अंडर डेवलप्ड नेशन है उन्होंने ऐसा समझ रखा है कि जो असली लोकतंत्र के बारे में जानता है वो यूएसए या वेस्टर्न वर्ल्ड ही है। तो हाँ उस कारण से जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इस बात का फायदा उठाता है कि वो बताते ही तुम्हारे यहाँ लोकतंत्र में कमी है, तुम्हारे देश में लोकतंत्र नहीं है, उसकी हत्या हो रही है, मानव अधिकार नहीं है। जी तो वो इन सब बातों को लेकर इन सब को टूल बनाकर दूसरे देशों जी की आंतरिक पॉलिसियों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। ये मैं जी सोचता हूँ भाई। हाँ, तो ये तो बिल्कुल करते ही हैं, लेकिन बात ये है ना कि अभी लोकतंत्र के विकल्प के रूप में कुछ है ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र को कैसे छोड़ सकते हैं? तो उनके पास साधन बनी चुकी है कि भारत में ऐसा लोकतंत्र का हनन हो रहा है, इसको दुराई जी दे भाई, देकर सरकार को कमजोर करना, दूसरी सरकार को स्थापित करना, और इनके पर माध्यम जो से जो सरकार गिरेगी। हाँ लोकतंत्र का जो मसीहा मान लेते हैं अपन इसको वेस्टर्न वर्ल्ड को कि यही है जो लोकतंत्र है, इनके जी पास ये अधिकार है सब कुछ, इनके पास ही जी पूरी नॉलेज है लोकतंत्र की, वो गलत है शायद। वही बात है कि ना, हम सबका शुरू से अलग ही अलग मानकर लोकतंत्र में भी चले कई हुए हैं। प्रकार हो सकते हैं। हर देश का हम्म, अपने हिसाब से एक लोकतंत्र हो सकता है। मतलब लोकतंत्र का शुरुआत ही भारत से हुआ है, तो आप वेस्ट को कैसे कह सकते हो? वेस्ट खुद अभी लोकतंत्र में, मतलब वहाँ का जो लोकतंत्र है कैसे वो लोकतंत्र की पूंजीवाद के शुरुआत दम पे भारत में खड़ा हुआ है? हुआ है। कैसे बोल, कैसे बता रहे हैं कि लोकतंत्र की शुरुआत भारत में हुआ है? हमको बताइए जरा। भारत में नहीं हुआ है। मतलब आप किस चीज की मतलब लोकतांत्रिक? देखिए, आप प्राचीन किसी राजा को उदाहरण देकर करिए, तो लोकतंत्र भले लोकतंत्र जैसा है, लोकतंत्र का विचार नहीं है वो। लोकतंत्र की जो विचारधारा है, ब्रिटेन से राष्ट्रवाद नहीं से है, निकली है। लोकतंत्र है। राष्ट्रवाद नहीं है, हमारे जो लोकतंत्र है। भारत में था भाई वो भैया राजतंत्र मैं में लोकतंत्र था। वही एक बता रहा हूँ ना राजा, कि, नहीं नहीं, हाँ भाई, बताओ, हम जो उदाहरण दीजिए बोल रहे हैं कृष्णा क्या भाई, बोल रहे हैं बताइए। हम? हाँ राष्ट्रवाद हो गया बताइए। मतलब कि आप देश से प्रेम हो गया, आप राजा से प्रेम कर रहे हो, मतलब जी राजा वाला हो गया। तो वहाँ के लोग राजा हाँ से प्रेम, अभी हम नया में नहीं बोल रहे हैं, पुराने टाइम बोल रहे हैं, जब मतलब अशोक साम्राज्य से पहले का। ठीक है, बताइए। हाँ तो फिर वहाँ पे भाई जी गण देखिए। गणराज हम्म, गणराज्य होता था। तो वहाँ हाँ का राजा चुना जाता था समिति से। जी वहाँ का समिति जो होता था उससे राजा चुना जाता था। समिति ठीक चाहे तो राजा ठीक को है। हटा सकता है।
ठीक है, समिति का ठीक। सदस्य भी हाँ, तो इसे होता था। हाँ, तो केवल समिति के शुरुआत माध्यम से चुन लिया जाना एक राजा, वो गणराज आपने जो पढ़ा होगा अंजन जमनार वैशाली वाला, तो जो भी हाँ, सम्राट थे, हाँ, कितने हाँ, वैशाली का गणराज्य तो जस्ट ना स्टार्ट हुआ है 500 करीब में। तो हम उसके वेद के पहले टाइम का कौन सा बोल था? रहे हैं, वेद के टाइम का बोल रहे हैं। तो मनुस्मृति का वही साम्राज्य निर्माण कब हुआ था? जब मनु जब वहाँ महाजनपद के प्रथम पहले हुआ नहीं। था। अरे भैया, तो समिति जो चुनती थी तो कितने लोग समिति में थे, उसको आप लोकतंत्र के हाँ, जैसा जोड़ सकते हैं कि हाँ। अरे नहीं, नारायण, नहीं, क्या हम्म, आप मतलब आप जाओ ना, काशी कहते हैं इसको, आ, ऋग्वेद में दिया हुआ है, अथर्ववेद में दिया हुआ है, दोनों में तो गणतंत्र का स्टार्ट है भारत में ही। जी। तो उसको वो नाम नहीं देंगे ना, पूरा जनता का प्रतिनिधित्व होता था क्या, ये बताइए। आज जैसे चुनाव के माध्यम से हाँ, एक पूरा राजा जनता चुना से जा रहा है, प्रतिनिधि क्या था, मतलब पहले भी जैसे गाँव उसको? में हो रहा है ना, तो गाँव में जैसे मुखिया होता हाँ, है, उस हाँ, तरह हाँ। गाँव का मुखिया होता था। वो मुखिया समिति का सदस्य होता था, उस समिति का सदस्य दूसरा कोई होता था, ऐसे होता था। वो लोकतंत्र का विचार ही नया आया है। आप कैसे प्राचीन में कुछ दिखा के कह दिए, उसे थोड़े हो जाए। लोकतंत्र का विचार ही नया है। नहीं भाई, जो हम हो सकता लोकतांत्रिक है कि आपको जो पढ़ना भैया, है मैं तो मान ऋग्वैदिक काल की बात है, वहां जी, पे प्रतिनिधियों को मनुस्मृति पूरा उसी की तरह खड़ा से। किया जाता था, मतलब उनसे जो बात होती थी उससे कोई फैसला लिया जाता था। हो सकता है कि देखिए उसको एक भाई। लोकतंत्र का नाम दे सकते हैं। लोकतंत्र अरे भैया, नाम नहीं दिया गया था उस टाइम पर अवधारणा हाँ, हुई थी शायद। यही बात मैं कह रहा हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ कि हमने भी इतिहास पढ़ा है। वो अपने से मान लेना वो सही नहीं है, बल्कि हम जानते हैं वो लोकतंत्र जैसा था। हम विश्व के सभी क्षेत्रों को मिलाकर उस वक्त भारत की स्थिति गिना सकते हैं कि विश्व में इस प्रकार की जब आदिमानव की स्थिति थी, तो भारत में इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाकर भारत बहुत उच्च सभ्यता में था। इस प्रकार की चुनाव होती थी। लेकिन जो लोकतंत्र जो बात हम बोलते हैं ना, जो वास्तविक में, तो वो वर्तमान स्थिति की है। जैसे हम प्रजातंत्र की बात करते हैं, तो फ्रांस की क्रांति के बाद से ही आई। अब प्रजातंत्र पहले भी मान सकते हो कि राजा अशोक के लिए ऐसा काम करता था, तो ये प्रजातंत्र हो गई। हड़प्पा सभ्यता में देखिए तो इस प्रकार से ये होता था। वो भले ही हो सकता था, लेकिन जो विचार है ना प्रजातंत्र की, तो वो फ्रांस की क्रांति है इसके बाद से विकसित हुई है। लोकतंत्र जो अवधारणा है, ये बाद की विकसित हुई है। इसलिए हम उसको मतलब पहले बाद नहीं कर में सकते थे कि लोग। अभी अमेरिका उसको में देखिएगा, लोकतंत्र नाम दे दिया गया है। अमेरिका अवधारणा में तो लिया जाए, शायद हमारे ऋग्वेद में थी। अमेरिका में ठीक लिया है। जाए तो अमेरिका में वहाँ का जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसको वहाँ का जो पूंजीपति है, जो वहाँ का जो मतलब रहता है ना, कैपिटलिस्ट जो वहाँ का है, वो सबका फंडेड पार्टी है जी। लगभग में। तो वहाँ का भी कहाँ लोकतंत्र का चल रहा है अच्छा से। कहाँ का लोकतंत्र? अमेरिका का। क्या मतलब, समझे नहीं। अमेरिका का लोकतंत्र में क्या हो रहा है? अमेरिका में लोकतंत्र का जो मतलब कोई भी अगर वहाँ का पी बोलेगा चाहिए तो उसको प्रेसिडेंट का जो चुनाव वाला जो इथी रहता है, हम 2-3 ठो हम्म, देखे हैं। एक ठो था उसका कैसी नाम था, इसका पिछला लोकतंत्र आया था जो भारत का, जो कैसी नाम था उसका, उसको वहाँ के हम्म, जब से ब्लैक, हाँ कैसी उसका नाम कैसी है, ब्लैक रॉक, हाँ ब्लैक रॉक फंड किया था उसको। अच्छा, हो सकता है। तो ये ग्रुप फंड सब कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात देखिए, हम बता रहे हैं, देखिए कभी भी हम ये नहीं कर सकते ना, भारत की स्थिति ये है वो है। लेकिन हर सारे रिपोर्ट पे हम मान भी नहीं सकते कि जो भी विदेश से रिपोर्ट जो प्रकाशित होती है। लेकिन इतना मानना तय है ना कि हमारे लोकतंत्र भले सफल है, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता ज्यादा है। लेकिन लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन हो जा रहा है, लेकिन लोगों का शासन नहीं हो रहा है। क्योंकि लोकतंत्र में केवल ये नहीं है कि लोगों द्वारा शासन, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, ये शासन तीनों मिलकर लोकतंत्र कहलाती है। तो हमारे यहाँ लोगों के द्वारा हो जा रहा है, चुनाव माध्यम से सफल हो जा रहा है। लेकिन लोगों के लिए वास्तविक जो शासन होना चाहिए नहीं हो रहा है। वही ब्रिटेन में, अमेरिका में देख ले तो वास्तविक में उन लोगों की के लिए शासन होता है। इसलिए लोकतंत्र में हम थोड़ा सा भारत को कमजोर पक्ष मानेंगे कि हाँ, भारत में लोकतंत्र सही से काम अभी नहीं हो पा रहा है। इसमें मुख्य मतलब यहाँ पे जो है अभी बांग्लादेश में भी चल रहा है, कुछ टाइम बांग्लादेश से पहले वहाँ का जो अपोजिशन पार्टी है, मतलब वहाँ का जो कैसी अपोजिशन नहीं कहा जाता है, जो पॉलिटिकल लीडर का जो सामने वाला पार्टी रहता है उसको अपोजिशन नहीं कहा जाता है। हाँ, पोजीशन विपक्ष की पार्टी का है, विपक्ष की। तो विपक्षी पार्टी वहाँ का जो, तो वहाँ पे जो अच्छा नीति जी। भी है उसका भी विरोध कर रहा है, मतलब भारत का वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है उसका विरोध कर रहा है। अब इस पे क्या करना चाहिए? वो भी तो किस समाज देश मतलब की लोकतंत्र का नीति ही नहीं चीज चल करती रहा है? है। किस देश की नीति नहीं करती है, ये बताइए। लोकतंत्र में यही तो सबसे जी खासियत है। गिशु भाई, कृष्णा हाँ, भाई, नहीं, ये देखो बातें हैं, इसमें अपन को गहराई में जाएंगे तो हो सकता है अपन को ज्यादा अच्छे से पता चले। पर आज का हमारा विषय थोड़ा डिफरेंट है, तो जी, अगर जी, आप राजी हो तो अपन वापस विषय पर आने की कोशिश करते हैं। अरे ना, ये वाला ठीक जो है, है ठीक बोले है ना, बांग्लादेश वाला, है। तो हम्म, वहाँ का लोग जो समझता है, भारत वहाँ पे अपना संप्रभुता पे अपना हस्तक्षेप करना चाहते हैं, बांग्लादेश का लोग जी। समझता है।
हाँ, तो समझने वही से वही क्या उसी होगा? का अंतर है। भारत की सोच आप शुरू से नहीं जानते हैं क्या? ये एलिगेशन तो पहली बात तो मतलब सब हर कोई अपना सोचे। लेकिन भारत की नीति पहले से एक नीति बता दी है भारत की, जो दूसरे के संप्रभुता में हस्तक्षेप करके सही में वास्तविक में नियंत्रण करने की कोशिश की है। भारत कभी भी ऐसा नहीं किया। भारत की शुरू से ही नीति रही है ऐसा सही वाला, मतलब गुटनिरपेक्ष के माध्यम से देख लीजिए, कोई भी पंचशील के माध्यम से, यहाँ तक कि भारत सारे पड़ोसी को इतना अपना सुलझाने की कोशिश किया है कि हम बराबरी के स्तर पर भी नहीं आएंगे, हम जो देंगे उतना लेंगे भी नहीं। फिर भी भारत को अब कोई नहीं समझ पा रहा है, तो क्या कर सकते हैं बताइए। नितिन भाई बताइए, आप कुछ आइए टॉपिक पे। जी ऋषु भाई, जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि जो डॉलर डिप्लोमेसी है, जो जी। ऑयल डिप्लोमेसी है, हम्म। जो क्या बोलते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी, जो क्या बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर को जो प्रमोट करता है वेस्टर्न वर्ल्ड, जी। उस तरीके से भी क्या बोलते हैं, जैसे देखो एआई है, एआई के कारण हम्म। बहुत इन्फ्लुएंस क्रिएट किया जा रहा है आजकल के यूथ में। जैसे हम्म। जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, ये सब स्रोत हो सकते हैं नव साम्राज्यवाद को फैलाने के। ये और भी हो सकते जी। हैं कि हाँ। किसी भी प्रकार से, या तो अपने पास अधिकतर रिसोर्सेज रख के, या अपने आइडिया को दूसरों के दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में फिट करके जी। किसी भी तरीके से उन पे इन्फ्लुएंस कायम करना, ताकि वो उनके नियंत्रण में आ जाए। जी भाई। जी। तो अगला फिर। प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ फिर, कि भाई जैसे अपन अगर भारत की बात करते हैं, जी। तो आपने जैसे पहले बताया था कि भारत की संप्रभुता को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाया, पर इस नव जी। साम्राज्यवाद का फिर भी भारत पे थोड़ा बहुत असर पड़ा है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो आप जी। बताना चाहेंगे पहले डायरेक्टली कैसे पड़ा है? जी। तो अब मैंने तो पहले ही बता दिया, जो उदारीकरण जो अपनाया गया, तो ये तो हम लोगों ने जो एफडीआई की नीति अपनाई, जो एफपीआई जो नीति अपनाई, उदारीकरण अपनाया, तो ये डायरेक्टली असर तो पड़ा ही। तो जो आईएमएफ के तौर पे जो संस्था स्थापित हो चुकी थी, उसे सहायता लेने का एकमात्र कारण यही था। ठीक है। और अप्रत्यक्ष रूप में देखें तो अप्रत्यक्ष रूप में तो विभिन्न क्षेत्र में पड़ी है, क्योंकि हम जब भी देखते हैं डब्ल्यूटीओ की कोई भी नीति, तो भारत उस नीति पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ता ही है। जैसे कि जलवायु परिवर्तन पे देख लीजिए, भारत कोई भी अपनी नीति अपना रहा है, कोयला उत्सर्जन कम करना चाहे जो भी कम करना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रभावित होकर ही कर रहा है। क्योंकि भारत आज भी चाहे विश्व में कोई आवाज ना उठे, तो भारत आज भी चाहे तो कोयला वगैरह अधिक उत्पादन करके जितना कार्बन उत्सर्जन करना है कर सकता है, और अपने देश को थोड़ा जिस गति से बढ़े उसको और गति बढ़ा सकता है। लेकिन कुछ लक्ष्य रखा है ना कि 2070 तक मैं इतना करूंगा, धीरे धीरे कटौती करूंगा, नेट जीरो का अपना नेट जीरो तक पहुंचने के लिए 2070 चाहिए। तो जितने भी नीति तय कर रही है, कहीं ना कहीं विदेश से ही थोड़ा सा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रही है। प्रत्यक्ष रूप से ही हो रही है भाई। तो जैसे अपन ये देखते हैं भाई, मेरे दिमाग में ऐसी बात है कि जो जी। इंग्लिश को आज ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में दर्शाया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा टूल है इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का। जी भाई, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल है। ये जो भारत चाहे तो अभी भी हिंदी अपना सकता है, विभिन्न माध्यम में हर चीज कर सकता है, लेकिन भूमंडलीकरण के दौर में जहाँ इंग्लिश फैल चुकी है, तो जो इंग्लिश को इतना महत्व दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से पश्चिमीकरण से प्रभावित ही हो रहे हैं। ये साम्राज्यवादी सोच ही है, और क्या है। बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। और जैसे जैसे भारत का यूथ वेस्टर्न आइडियोलॉजी या उनकी मूवियाँ या फिर उनके शोज, उनके अवार्ड सेशंस जो भी देखता है, और वहां से जो अपनी मानसिकता बनाता है, जो आइडियोलॉजी भारत के यूथ बनाता है, वो लिबरल बनती जा रही है। मतलब कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या होते हैं, उन पे आधारित होते जा रहे हैं, उनको सही मानने लग गए हैं अपन, उनकी मूवी देखते देखते, या फिर उनके जो सोर्सेज हैं उनको देखते देखते हमारी यूथ की मानसिकता उनसे प्रभावित होती जा रही है, उनकी विचारधाराओं से रूढ़िवादी समझते प्रभावित जा रही होती जा है। रही है। जी भाई। रूढ़वादी रूढ़िवादी रूढ़िवादिता से हटती जा रही है नीति अपनी।
ये ना करना चाहते हो? नहीं, ये जितने भी कार्य अपनाए जा रहे हैं पश्चिमीकरण की, जो भी कपड़े हो गए, भाषा हो गए, रहन सहन हो गए, ये सबसे इसकी मूल चीज है अर्थव्यवस्था। जो देश जितना शक्तिशाली होगा वो अपनाएगा ही। जैसे ब्रिटेन का नाम सुनते ही हमारा देश अलग आता है कि ब्रिटेन की जैकेट है, या अमेरिका की ये कपड़े हैं, पेन है। तो उनकी शक्तिशाली में ही निहित है ये सारी चीज। क्योंकि जैसे हम कभी कहेंगे कि नेपाली चीज है ये, लोग यार नेपाली है ये कैसा है, बांग्लादेशी चीज है, तो उसको थोड़ा कम महत्व देंगे। तो शक्तिशाली राष्ट्र है, उनकी चीजें बढ़ती जाती है। तो भारत के पास एक ही उपाय है, वो अपने को सक्षम बनाए धीरे धीरे, तभी जाकर भारत विश्व में अपना ये फैला सकता है। जी भाई, जैसे अभी आपने बताया था कि यूएन है, डब्ल्यूटीओ है, ये सब संस्थाएं भी करती हैं भारत पे डायरेक्ट इम्पैक्ट। और ऐसी एक जी संस्था है ओआईसी नाम से, और क्या बोलते हैं जो, क्या बोलते हैं उसको, जब सारे इस्लामिक राष्ट्र एकजुट हो जाते हैं, वो कौन सी संस्था थी भाई? कौन सी संस्था है वो? जी जी, ONIC करके है। हाँ वही। तो वो भी दबाव ONGC, डालती, जैसे आपने देखा था ONIC, हाँ। सीधा सीधा नुपुर शर्मा वाला जो केस था, कि उसमें जो उन्होंने हस्तक्षेप किया तो उनको हटाना पड़ा नुपुर शर्मा को, या कई सी ऐसी बातें हैं। तो जी उनका भी इन्फ्लुएंस भारत पे डायरेक्टली पड़ता है। जी जी। ओपेक जो संस्था थी वो भी है, जो तेल के माध्यम से जो ये बनी थी। हाँ, वो तेल तो तेल वाली बात भी है हाँ कि जी ऑयल डिप्लोमेसी भी चलती है, कि जी तेल के जी कारण भारत को उनके प्रभाव में थोड़ा बताना पड़ता है, उनकी बातें माननी पड़ती है, जी उनके हिसाब से चलना पड़ता है। जी। कोई है बोलेगा इस पर कुछ? कुछ एग्जांपल इस पे? अरे देखिए, मैं बताता हूँ। जैसे कि ये सबसे बड़ी इसकी ताकत ऑयल की किस कारण से है, क्योंकि ये दो चार देश में सीमित है। ये विभिन्न देशों में पाए जाने वाली चीजें नहीं है। और सारे भी जितने भी हमारी उद्योग है या फिर कोई भी चीज हो, इस तेल पर निर्भर हो चुकी है। इसलिए हम उसके इन्फ्लुएंस में आ ही जाते हैं, इसको हम कभी भी छोड़ नहीं सकते। जैसे अनवीकरणीय स्रोत जो हो गया, नवीकरणीय स्रोत हो गए, जो हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे सूर्य से, हवा से, ये सब बिजली उत्पादन करने की, ये टेक्नोलॉजी अभी उतनी सक्षम नहीं हो पाई है। अगर धीरे धीरे जब सक्षम हो जाएगी तो हम हमारा उनपे उनका कंट्रोल मतलब कम हो जाएगा हमारे ऊपर। लेकिन अभी वो हम विकल्प खोज नहीं पाए हैं ऐसे स्रोतों का, ऊर्जा का। धीरे धीरे हम इस्तेमाल करे जा रहे हैं, बैटरी थोड़ा सा। लेकिन ऑयल अभी भी पूरे देश में फैली हुई है और सारे चीज पे निर्भर है। इसलिए कीमत को निर्धारित कर देती है। जैसे कि जहाँ तेल का दाम ऊंचा हुआ तो सारे इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, ये इकोनॉमिक में आपने हम लोगों ने पढ़ा है। तो इसका सबसे मूलभूत कारण है कि निर्भरता। जो देश तेल पर निर्भर है अभी, दो देश के, लगभग सारे देश निर्भर हैं, तो वो इससे प्रभावित होंगे ही। तो धीरे धीरे जो हम नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं, वही इसका मेन विकल्प हो सकता है कि हम धीरे धीरे इन्फ्लुएंस कम होगा उनका हम पर। अ, चलो भाई। हाँ जी, रोस्टर जी कुछ अ, बोलना चाह रहे ये हैं आप? जो जी, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जैसे ऋषु जी बोल रहे हैं, तो मैं इसका जो हमारा विकसित भारत है, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था, जो विकसित भारत है, तो इस पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा इस चीज का, मैं ये जानना चाह रही हूँ। और समझ जो हम लेके चल रहे हैं 2047 तक का, तो कोई बताएगा मुझे? समझ नहीं पाए क्वेश्चन मतलब क्या। जी, आप थोड़ा और सही से बता पाएंगे क्वेश्चन आपका? मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी टॉपिक चल रहा है ना, साम्राज्यवाद, एंड अभी इन भैया ने बोला कि जो हमारी नवीकरणीय जो ऊर्जा है, और आगे हमें अपने इंडिया को जैसे लाना है, तो हमें, मेरे को शब्द नहीं आ रहे हैं, सक्षम जी बनाने के बताइए। लिए। तो जी 2047 में जैसे हमारा एक टॉपिक मेरे माइंड में क्लिक करा, तो मैंने पूछा, तो विकसित भारत का बनाने का है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसका हमारे जो साम्राज्यवाद जो नीति है, उस पर अगर हम इन फ्यूचर देखें तो क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत। देखिए, ये 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 देखिए, मैं बता रहा हूँ। ये तो प्रभाव तो पड़ना स्वाभाविक है ही, लेकिन कितना प्रभाव पड़ेगा ये हमारी विदेश नीति तय करेगी कि भारत अपनी विदेश नीति में कितना कैसे सर? सक्षम रूप से। जी, कैसे आवाज करेगा आ रही है प्लीज? आपको? अरे जस्ट आप देखो मैं ना, ये बता मतलब रहा दीजिए। को अभी विकसित होना है तो उसको फॉरेन फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको, अपना मतलब कंपनी वगैरह जो विदेशी कंपनी है भारत में खुलेगी तो उसका भी इन्फ्लुएंस रहबे करेगा भारत में। मतलब कोई भी अगर अपना
फैसला लेना चाहता है भारत, अगर उसका परसेंटेज ज़्यादा है भारत में, उसका मतलब जैसे लेबर का संख्या यहाँ का हो ही गया, उसका जीडीपी में आपको उससे ज़्यादा योगदान है, तो गवर्नमेंट यहाँ का पैसा उससे ले रही है, तो उसका इन्फ्लुएंस रहेगा ना आगे, मतलब कहिएगा तो उसको सुनिए, सम, मैं बता रहा हूँ, देखिए, ये जो अब मैं थोड़ा 5 मिनट का टाइम लूँगा। जैसे कि भारत विकसित देश बनने के कगार पे है, तो विकसित देश विभिन्न क्षेत्रों के माध्यम से बनेगा, कोई एक नीति है नहीं। भारत कृषि में विकास करेगा तब बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएगा तब बनेगा। एक सशक्त शासन, गवर्नेंस और सारे जितने भी हम लोन वगैरह चाहे जो भी ले रहे हैं, विदेशी ऋण को आकर्षित कर रहे हैं, चाहे एफपीआई ला रहे हैं, इस सबको लाकर एक समग्र रूप से भारत को विकसित बनाना है, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ कि क्या होगा कि ये कब सच हम 2047 तक बनने में बाधाएं क्या आ सकती है। जैसे कि हम अगर विदेश नीति में फेल हो जाते हैं पश्चिमी देशों से संबंध बनाने में, तो तो हमको तेल से प्रॉब्लम हो सकती है, समझ रहे? जैसे रसिया का अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता हमारा संबंध खराब हो जाए, तो फिर हम जो सस्ते तेल ले रहे थे उस तेल की महंगाई बढ़ेगी, तो भारत की विकास में वो बाधा आएगी। दूसरी बात, अगर भारत एक सक्षम अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने में कायम होता है, उसको समझाने में आसान होता है, तो भारत अत्यधिक सब्सिडी देकर कृषि क्षेत्र में कृषि का उत्पादन ज्यादा कर सकता है। लेकिन अगर संबंध खराब होते हैं, तो उसके डब्ल्यूटीओ द्वारा इसका ये लगाया जाएगा, रूल लगाया जाएगा भारत पे कि नहीं, आप इससे ज्यादा सब्सिडी, तो वहां पर चूक हो सकती है। अगर हम विभिन्न देश जितने हैं, ऋण ऋण हम जिससे ले रहे हैं, चाहे लोन जहां से भी ले रहे हैं, एफपीआई बुला रहे हैं, जैसे एफपीआई को लाना है, तो अगर हम गवर्नेंस के क्षेत्र में फेल हो गए, जैसे अडानी का ये शेयर गिर जाए, पेटीएम के माध्यम से ये हो जाए, तो एफपीआई कम आएगी। और ऋण ले रहे हैं, अगर सबसे मेन चीज है कि भारत की विदेश नीति तय करेगी कि भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी बनेगी, कैसे बनेगी। भारत की विदेश नीति ही तय करेगी कि भारत की इन्फ्लेशन कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा। अगर हम पश्चिम देशों से संबंध बनाने में सही होते हैं, तो तेल हमको कम कीमत पे मिल सकता है। यही सबसे विदेश नीति महत्वपूर्ण रहेगी। विदेश नीति के माध्यम से चाइना को काउंटर अटैक कर सकते हैं। चाइना के विकास में बहुत बड़ी बाधा है हम लोगों के लिए, तो उसको हम कैसे रख सकते हैं। तो ये सारे चीज मिलकर सारे एक ही पॉइंट पे आ रहे, विदेश नीति। हम विदेश नीति में अगर सक्षम होते हैं, तो भारत शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है। जी, थैंक यू। वेलकम। जी भाई, तो मेरा अंतिम प्रश्न मैं पूछ लेता हूँ कि अपने सब चर्चा कर ली डायरेक्ट प्रभाव भारत पर, तो एक बार इनडायरेक्ट प्रभाव भी क्या पड़ रहा है भारत पर नव साम्राज्यवाद का। मैं डायरेक्टली भारत पे नहीं, कहीं और से जी, क्या प्रभाव पड़ रहा है? बताए कोई, कृष्णा भाई जी कुछ ऋषु बोलिए। भाई, आप ही बताइए। ये तो हमने तो 2 पॉइंट पहले ही रख ही दिया था आपके पास कि अप्रत्यक्ष रूप में हर चीज में पड़ रहा है, जलवायु हो चाहे कोई भी हो, जितने भी नीति हम अपना रहे हैं सारे अप्रत्यक्ष रूप से पड़ ही रहे हैं। अगर अगर कोई देश जैसे कि हमारी विदेश नीति सफल हो जाती है और नौ साम्राज्य का प्रभाव हम पर ना पड़े, तो हम जलवायु परिवर्तन के मामले में अभी थोड़ा ढील दे सकते हैं, विकास को प्राथमिकता दे सकते हैं। लेकिन जलवायु के मुद्दे पर लेके जितने अभी चल रही है, जो हमारी नियंत्रण लगी हुई है, ये सारे अप्रत्यक्ष यही है, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। आप एक बात सोच लीजिए, जैसे कि आप कोई भी जलवायु परिवर्तन अगर हो रही है, जो कार्बन ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है, तो डायरेक्टली जल्दी किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये पूरा विश्व में प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भारत उत्सर्जन ज्यादा करेगा तो केवल भारत पर प्रभाव पड़ेगा। तो भारत चाहे तो उत्सर्जन बहुत ज्यादा करके थोड़ा सा विकास को और गति तेज कर सकता है। लेकिन भारत जितने भी नीतियां बना रही है, कहीं ना कहीं ये विदेशी जो साम्राज्यवादी सोच है, उनका नियंत्रण बना हुआ है कि नहीं, आप थोड़ा सा कम कीजिए, भले कुछ भी है। तो ये सीधे मैं देख रहा हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से ये पड़ रहा है, तो विकास को ही प्रभावित कर रहा है। मेरा आशय इस तरफ था भाई कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उन पे जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है नव साम्राज्यवाद का, जैसे चाइना का जो डेप्थ जी जो भी ट्रैप है, उसके जी कारण, या जो यूएसए के कारण, या किसी भी कारण उनके ऊपर जो प्रत्यक्ष जी प्रभाव पड़ रहा है, उनसे भी भारत पर कुछ जी। इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। ये मेरा प्रश्न कुछ था भाई। कुछ नहीं। हाँ, तो ये बताने लायक है क्या? ये कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि विकास का संबंध सीधे रहता है कि जो देश अस्थिरता की स्थिति में हो। जैसे कि चाइना द्वारा पाकिस्तान को अपने नियंत्रण में लेना, ये भारत के लिए सबसे बड़ी खतरे है। तो भारत अपने सीधे क्या करेगा, अपनी रक्षा बजट को बढ़ाएगा। जहां रक्षा बजट बढ़ाए, हम दूसरे चीज का बजट बढ़ा सकते थे, तो सीधे भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा ढकेल दिया पीछे, क्योंकि रक्षा बजट की ओर बढ़ाने से देश का ये नहीं हो जाता है।
और दूसरी बात कि मालदीव को अपने नियंत्रण में ले रहा है, तो हमको मतलब उसको काउंटर करना पड़ेगा, श्रीलंका पर ध्यान देना पड़ेगा, विभिन्न देशों। तो जितने भी ये सारे हमारे पड़ोसी घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये साम्राज्यवाद से डायरेक्टली प्रभावित है। इनको लेकर भारत एक बाधित रूप में है। भारत की अर्थव्यवस्था ढील पड़ रही है। इसको संभालने में ही भारत का अत्यधिक पैसा खर्च हो जा रहा है, तो भारत अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। चलो, हेलो, आवाज आ रही है भाई मेरी? ये आ रही है। हाँ जी भाई। तो सारे पॉइंट कवर हो गए जहाँ तक मैंने सोचा था। अब इसको अगर कंक्लूजन देना चाहो, या कोई भी भाई अगर इसमें कोई डाउट पूछना चाहे या कोई नई बात जोड़ना चाहे तो बता दीजिए भाई, कोई भी भाई या बहन। जी ऋषु भाई, आप वे फॉरवर्ड बताना चाहो तो जी बता मैं दीजिए भाई। शुरू से इसको बाइंड अप कर देता हूँ कि पहले हम लोग देखा तो उपनिवेशवाद की शुरुआत कैसी हुई। जैसे यूरोपीय शक्ति द्वारा बाजार के रूप में पहले स्थापित किया गया, धीरे धीरे नियंत्रण डायरेक्ट स्थापित किया गया। लेकिन फिर अमेरिका जैसे देश स्वतंत्र हुए, तो फिर इससे मोह माया हो गया उपनिवेशवाद से, तो एक नया रूप में आया बाजार के रूप में। जैसे औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, बाजार की आवश्यकता पड़ी, तो फिर ये देश उपनिवेशवाद की तरफ बढ़े। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध तक लगभग आलोचना होने लगी कि प्रजातंत्र में ये सब नहीं होना चाहिए, तो धीरे धीरे सारे देश स्वतंत्र होने लगे। लेकिन अमेरिका और रसिया जैसे देश विचारधारा का स्तर पर आगे बढ़ चुके थे, इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ चुके थे, तो मुख्यतः बाजार की जरूरत थी। और पूंजीवादी सोच के कारण कैसे अपनाया जाए, तो डायरेक्ट नियंत्रण ना करके अप्रत्यक्ष रूप में विभिन्न सारी नीति अपनाई गई। तो विभिन्न सारे संस्था आए, IMF आया, गैट आया, यूएनओ की स्थापना हुई, जो भारत की बहुत हद तक नीति को प्रभावित किया। लेकिन भारत सक्षम रहा कि अपनी संप्रभुता को बचाए रखे, गुटनिरपेक्षता के माध्यम से सफल रहा। भारत लगभग बचता रहा। लेकिन भूमंडलीकरण के युग में पूर्णतः रूप से सुरक्षित रहना, इससे भारत नहीं बच पाया। अंततः भारत को उदारीकरण अपनाना ही पड़ा, और भारत के लिए फायदेमंद भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो IMF के तौर पे ही भारत नहीं लाया। और वर्तमान में जितने भी ये साम्राज्यवादी सोच है, इनसे लेकर भारत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न रूप से प्रभावित हो रहा है। आगे की राह इसके लिए अगर हम 2-3 पॉइंट देना चाहें, तो इसके लिए सबसे पहली बात है कि जो डॉलर डिप्लोमेसी है, इसकी हम वैकल्प के रूप में कुछ सोचे। जैसे कोरोना में ये बात शुरू हुआ था श्रीलंका संकट को लेकर, कि भारत, चाइना, रसिया मिलके कोई एक अपना एक करेंसी चलाए, कि डॉलर पर ब्रिक्स हम निर्भर ना करेंसी। रहे। हाँ, तो अपना एक ये चलाएं। और दूसरी बात कि जितने भी यूएनओ है, इसको एक सक्षम बनाने का एकमात्र तरीका है कि जितने भी विकासशील देश हैं, भारत उनको लेकर आगे बढ़े, अफ्रीकन कंट्री को इशारे के नेता के रूप में उभरे, और इनके माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से ऐसे ऐसे संस्थाओं पर अपना दबाव बनाए। और खासकर भारत इतनी बड़ी बाजार बन चुकी है कि भारत जो चाहे अभी थोड़ा बहुत हर किसी से बात मनवा ले रहा है। भारत में बहुत सारे संभावनाएं अभी मौजूद है। तो ये हो सकती है। तो आगे की राय यही हो सकती है कि भारत इस प्रकार से आगे बढ़े और साम्राज्यवाद को रोकने में थोड़ा सक्षम बने। जी भाई, एक पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला कि जो भारत ग्लोबल साउथ का जो लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, अगर वो बन जाता है तो जो दबाव इनके ऊपर पड़ रहा था, उनकी बात रखने के लिए भी कोई सामने रहेगा, बड़े बड़े जी संस्थाओं में जो बना रखी हैं। जी, बिल्कुल। तो अगर किसी का डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अपन इसको बंद करते हैं।